हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो अपना सेकंड चैप्टर जो बेसिक वाला चैप्टर है जिसका नाम ही क्या है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, वो अपने आज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर का थोड़ा एजेंडा बता देता हूँ कि भाई किस तरह से जो बेसिक्स वाले चैप्टर अपने रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरा चैप्टर है उसमें टोटल 6 यूनिट है। पहला यूनिट जो है वो क्या है, जर्नल एंट्रीज का है। दूसरा यूनिट जो है वो आपका लेजर पोस्टिंग का है। तीसरा यूनिट आपका ट्रायल बैलेंस का है। चौथा यूनिट आपका जो है वो है सब्सिडरी बुक्स का। और पांचवा यूनिट आपका जो है वो कैश बुक का है। सिक्स्थ यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से सम्स मोस्टली पूछते ही है, सिक्स यूनिट आपका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब पहले के जो 5 यूनिट है वो आपके बेस बिल्डिंग वाले यूनिट है जिसमें से आईसीआई जनरली कम पूछती है, बट कभी कभार पूछ लेती तो सीधा 10 मार्क का भी पूछ लेती है, तो स्किप करने का मत सोचना। जर्नल एंट्री का सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यूनिट 1 की बात करूं जर्नल एंट्रीज की, तो उसको मैं 2 या 3 लेक्चर में रिकॉर्ड करने वाला हूं। अब जो स्टार्टिंग की चीजें होगी वो बेसिक अकाउंटिंग वाली ही होगी, हम सम्स करेंगे, पेज वाली ही होगी। तो अगर आप स्किप करने का सोच भी रहे हो तो ये चलो पहला लेक्चर आप स्किप कर दोगे तो चलेगा, लेकिन दूसरा एक यूनिट जीएसटी वाला जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक ही लेक्चर में पूरा जीएसटी के सारे सम्स जो है मैं कवर करने वाला हूँ। जीएसटी वाला यूनिट जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उसमें से जनरली पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्रीज जो है वो क्या है, हमने पहले आगे वाले लेक्चर्स में जो है वो अकाउंटिंग की प्रोसेस समझी थी। एक बार वापस याद कर लेते हैं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या कवर आता है, तो सबसे पहला अपना स्टेप होता है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आता है लेजर पोस्टिंग। उसके बाद समराइजेशन का पार्ट चालू होता है जिसमें हम बनाते हैं क्या, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद हमारे बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये आपकी जो है वो अकाउंटिंग की प्रोसेस है। तो सबसे पहला यूनिट आपका जो है वो जर्नल एंट्रीज वाला है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भी अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग में कोई भी जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, और वो भी कौन से, जो मॉनेटरी टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हो। तो अकाउंटिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का क्या रिलेशन है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि भी बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब आप किसी भी चीज की लेन देन कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो और कुछ ले रहे हो। तो अकाउंटिंग क्या बोलता है, आपने जो भी दिया, आपने जो भी लिया, उन दोनों ही चीजों को जो है वो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। अगर दोनों पहलू रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको सही पोजीशन आपके बिजनेस की नहीं पता चलेगी। इसलिए आपने क्या क्या चीजें दी, आपने क्या क्या चीजें ली, उन सारी चीजों को आपको जो है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब लेना देना, इसको हम जो है वो अकाउंटिंग की भाषा में जो है वो क्या बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आप जब भी रिकॉर्ड करोगे तब आपको जो है वो डेबिट एक साइड होगी, दूसरी साइड एंट्री की जो है वो क्रेडिट होगी। अगर कुछ डेबिट कर रहे हो तो आपको सामने कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, तभी ही आपकी जो है वो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। बस इसी लेन देन को हम नाम जो है वो क्या दे रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब कब क्या चीजें डेबिट करनी है, क्या चीजें क्रेडिट करनी है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में वैसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। वापिस यहाँ पे जो है वो जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ में जो है वो पढ़ लेते हैं। मैं पहले अपनी जो है वो कंसेप्ट बुक पे आ जाता हूं। तो सबसे पहले व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि भी अगर आप जो है वो कुछ डेबिट कर रहे हो तो आपको जो है वो कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। इसको और थोड़ा अच्छे से अगर हम समझे तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो कोई असेट, तो आपकी असेट जो है वो कोई इंक्रीज हो रही है, तो असेट इंक्रीज होती है तो हम उसको जो है वो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर लायबिलिटी, अगर आपकी असेट इंक्रीज हो रही है तो एक आपका जो है वो ट्रांजेक्शन किस तरह से हो सकता है कि भी एक साइड मेरी असेट इंक्रीज हो रही है
दूसरी साइड मेरी जो है वो लायबिलिटी क्या हो रही है, दूसरी साइड मेरी लायबिलिटी भी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। उसके बाद सेकंड आपका जो है वो क्या हो सकता है पहलू, कि चलो लायबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक असेट आपकी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो अगर एक असेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको आप जो है वो डेबिट करोगे, और सामने दूसरी असेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर मैं इसके एग्जांपल लूं तो फर्स्ट वाले का एग्जांपल क्या बनेगा, कि आपका जो है वो लेट से आप एक फिक्स असेट परचेस करके आए उधार पे, अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको वो मुफ्त में भी नहीं मिली, आपको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो अगर मैं असेट खरीद के लेके आ रहा हूं, मेरी असेट जो है वो फॉर एग्जांपल मशीन खरीद के लेके आ रहा हूं, तो मशीन मेरी असेट है, असेट अकाउंट मेरा इंक्रीज हुआ, सामने मेरी एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, पेएबल भी एक इंक्रीज हुआ, जो है मेरा क्रेडिटर फॉर असेट्स। सेकंड वाले का अगर मैं ट्रांजेक्शन का एग्जांपल लूं, तो सेकंड वाले का एग्जांपल क्या बन सकता है आपका, कि फॉर एग्जांपल आप जो है एक फिक्स असेट को बेच रहे हो, कोई फिक्स असेट को अगर आप बेचोगे, मशीन को आपने लेट से बेच दिया, मशीन गई, तो जो मशीन गई वो असेट आपकी क्रेडिट हो गई, और सामने आपको कैश मिला, तो वो भी तो आपकी असेट है, तो वो क्या होगी, डेबिट हो गई। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या बन सकता है, कि आपकी जो है वो लायबिलिटी एक इंक्रीज हो रही है, अगर एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करोगे, और दूसरी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो जनरली हम क्या करते हैं, जब क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आप अगर एक्सेप्टेंस लेते हो किसी का, तो एक्सेप्टेंस लेने में एंट्री क्या करते हो कि भी आपके क्रेडिटर्स को आप कम कर देते हो, और उसके बदले आप जो है बिल्स पेबल को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। दोनों ही चीज लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी कम हो रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जो लायबिलिटी बढ़ रही है, जैसे कि बिल्स पेबल अब आपके बढ़ रहे हैं, तो बिल्स पेबल को आपने क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिटर्स जो है वो आपके कम हो रहे हैं, तो उसको आपने डेबिट कर दिया। तो इस तरह से जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का, उसके दो पहलू तो होंगे ही होंगे, एक पहलू होगा डेबिट वाला, दूसरा पहलू होगा क्रेडिट वाला। अब बात ये आती है कि डेबिट किसको कब करना, क्रेडिट किसको कब करना, तो उसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बहुत अच्छे से आगे वाले लेक्चर में समझा था। एक बार वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमने समझा कि भाई क्या है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सिंपल यही बोलता है कि भाई आपका अकाउंटिंग जो है वो दो साइड पे डिपेंड करता है, अगर कुछ डेबिट होगा तो कंपलसरी कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होगा, उसके बिना नहीं चलेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी एरर्स क्रिएट होगी, आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होंगे, आपके फाइनल अकाउंट्स भी टैली नहीं होंगे। ठीक है। अब हमने आगे वाले लेक्चर में जो है वो दो अप्रोचेस पढ़े थे अकाउंटिंग एंट्रीज करने के। एक अप्रोच हमने पढ़ा था क्या, एक अप्रोच हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हमने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या होता है कि भी अगर आपकी बिजनेस की टोटल असेट अगर हम देखें, तो टोटल असेट इज इक्वल टू इक्विटी, इसको मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूं, इसको मैं कैपिटल भी बोल सकता हूं। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, असेट्स। इसको दूसरी तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भी असेट में से अगर आप आउटसाइडर लायबिलिटीज, ये मैं जो लायबिलिटीज लिख रहा हूं वो आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं, मतलब किसी थर्ड पार्टी को आपको जो पैसे देने हैं, तो अगर आपकी टोटल असेट्स में से आप आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर दो, तो अंत में क्या बचता है, अंत में जो बचता है वो बचता है कि भी आपको ओनर को, प्रोप्राइटर को क्या पैसे देने हैं। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। और दूसरा अप्रोच आपका जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे जो है वो तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो होता है वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या है, हम जो है वो टोटल जितने भी अकाउंट्स है उसको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अभी क्या है तीनों ट्रांजेक्शंस, तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को समझते हैं। जो भी ऐसे अकाउंट्स है
अकाउंट्स मतलब जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कुछ कोई अकाउंट को आप डेबिट करोगे, कोई अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो जो भी ऐसे अकाउंट है जो किसी पर्सन के अकाउंट है। अब पर्सन मतलब क्या, ये कि भी जीता जागता इंसान नहीं। पर्सन में चाहे फिर वो नेचुरल पर्सन मतलब जीता जागता इंसान। यहां पे एग्जांपल दिया गया क्या, राम, सीता एक्सेट्रा। और रिप्रेजेंटेटिव को भी आप जो है वो पर्सन मान सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आपने खर्चा कर दिया है लेकिन अभी तक जो है वो पेमेंट करना उसका बाकी है, तो उसको आप जो है वो क्या मानोगे, पर्सनल अकाउंट ही मानोगे। ये लायबिलिटी है आपकी। तीसरा जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, कि भी कोई ऐसा बंदा जो किसी एक्ट के अंदर, जो एक्चुअल में जीता जागता नहीं है, बट जैसे कि हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आगे वाले लेक्चर में समझा था, तो बिजनेस भी जो है वो एक अलग पर्सन है। तो यहाँ पे कंपनी हो गया, क्लब्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये सब लोग जो है वो क्या माने जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं। किसी कानून के थ्रू जो है वो आदमी माने जाते हैं, इंसान माने जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने कैटेगरी समझ ली क्या, पर्सनल अकाउंट की। दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है वो क्या है, तो रियल अकाउंट में कोई भी ऐसी हार्ड चीज है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उठा सकते हो, रख सकते हो, साइड में कर सकते हो, ऐसी चीजों को हम जो है वो क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड को देख सकते, छू सकते हैं। बिल्डिंग, इसको भी देख सकते, छू सकते, चलो साइड में नहीं रख सकते बट देख तो सकते, छू तो सकते। फिर कैश इन हैंड, ये सारे ही आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और अंत में आपका तीसरा कैटेगरी जो आता है, वो तीसरा कैटेगरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब क्या, कोई भी खर्चा, कोई भी नुकसान, कोई भी इनकम, कोई भी गेन्स, इन सबको आप जो है वो क्या बोलते हो, नॉमिनल अकाउंट्स। तो आई होप जो है वो आपको तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे कि हमारे तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स में, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। वैसे जनरली पर्सनली मैं इस अप्रोच को जो है वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो कन्फ्यूजन्स भी है और बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी है। मतलब जैसे कि परचेज की बात कर दो, तो परचेज अगर आप गुड्स को लेके आ रहे हो, तो गुड्स तो आपको जो है वो आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो परचेज को क्या बोले, रियल अकाउंट बोले या नॉमिनल अकाउंट बोले। वैसे इस पे भी बहुत डिटेल चर्चा है, बट अगर मैं शॉर्ट में कंक्लूड करूं उसको, तो सिंपल ऐसा है कि भी परचेज आपका जो है, जब आप परचेस करके लेके आ रहे हो, तो तब तो गुड्स आपके पास पड़े हैं गोडाउन पे, लेकिन तब तक वो रियल अकाउंट है, क्योंकि आपके पास गुड्स पड़े हैं, खर्चा आपने किया, गुड्स पड़े हैं, गुड्स को देख सकते हो, छू सकते हो, सब कुछ हो सकता, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जब आपने गुड्स जो है वो बेच दिए, परचेस तो परचेज ही है, खर्चा तो खर्चा ही दिख रहा है, परचेज अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, टू कैश अकाउंट आपने कर दिया, लेकिन अब गुड्स कहां है? क्या गुड्स बेचने से खर्चा कम हो जाता है? परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हो? नहीं। जब आप बेचते हो तब आप एंट्री क्या करते हो? तब आप एंट्री करते हो, कैश अकाउंट को आप जो है वो डेबिट करते हो, या डेटर्स अकाउंट को डेबिट करते हो, टू क्या करते हो, सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करते हो आप। तो उस केस में आप कैसे बोल सकते हो कि परचेज जो है वो रियल अकाउंट है, क्योंकि अब तो गुड्स नहीं दिख रहे, ईयर एंड पे मैंने जो है बहुत सारे गुड्स बेच दिए। तो इसलिए ये कंफ्यूजन जो है वो पहले से भी है। कभी कभी कई जगह पे पहले आईसीआई भी जो है वो इस तरह से इसको लिखती थी कि भाई इसको आप रियल भी मान सकते हो, नॉमिनल भी मान सकते हो। ऊपर नॉमिनल अकाउंट्स लिख दिया, नीचे नोट लिख दी कि भाई दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज रियल अकाउंट ऑल्सो। तो अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं, तो कंक्लूजन ये है कि भाई अभी के लिए आईसीआई के हिसाब से परचेस को भी हम जो है वो क्या मान लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट ही मान लेते हैं। अब फिर वो परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, इसको पर्टिकुलरली आप जो है वो क्या मान लोगे, नॉमिनल अकाउंट ही मानोगे। एडजस्टेड परचेज अगर है तो उसको भी आप जो है वो नॉमिनल अकाउंट ही मानोगे। डिटेल ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है।
जितना मुझे समझाना था उतना मैंने परचेस के बारे में समझा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया है, परचेस आप जो है वो क्या मानोगे, नॉमिनल अकाउंट मानोगे। ठीक है, आगे बढ़ते अब ये जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा, वो ट्रेडिशनल अप्रोच के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? तो तीनों ही अकाउंट के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि अगर ये अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसके लिए आपके क्या रूल्स लागू होंगे। तो पर्सनल अकाउंट का सबसे पहले रूल अगर हम देखें तो अकाउंट आपको कौन सा डेबिट करना है, तो इसका रूल का अगर मैं पूरा पढ़ूं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो आपका अकाउंट जो रिसीव कर रहा है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको आपको डेबिट करना है, और जो पर्सन दे रहा है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज आई, असेट खरीद के लेके आए तो उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कोई असेट आपकी गई, फॉर एग्जांपल कैश गया, तो कैश को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का सिंपल रूल क्या है, ये थोड़ा बहुत आपका मैच भी होता है मॉडर्न अप्रोच से, कि भी अगर आपका कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी नुकसान है, तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अगर आपकी कोई भी इनकम है, अगर आपकी कोई भी गेन है, तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब कुछ सम्स जो है वो अपने इसकी हेल्प से करेंगे। अब जो है वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इसका क्लासिफिकेशन हमें करना है, मैं इधर ही जो है वो लिखता जाऊंगा, अपने डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग जो है वो आपका कौन सा अकाउंट है, तो बिल्डिंग आपका जो है वो रियल अकाउंट है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो एक असेट है और उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। परचेजेस जो है वो, जैसे मैंने बोला कि भी हम कंक्लूजन ये रख रहे हैं अभी कि भी परचेज आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, वैसे आप उसको रियल भी बोल सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। बट आईसीआई अभी जो है वो क्या कर रही है, इसको नॉमिनल मान रही है, तो हम भी इसी को नॉमिनल मानेंगे। सेल्स जो है वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो आपकी इनकम मानी जाएगी। बैंक फिक्स डिपॉजिट आपका पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, क्योंकि बैंक जो है वो एक खुद पर्सन है, उससे आपने एफडी करवाई है, तो बैंक जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, बैंक फिक्स डिपॉजिट। रेंट आपका एक्सपेंडिचर है, तो रेंट को आप जो है वो क्या मानोगे, नॉमिनल अकाउंट मानोगे। अब रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो किसी को आपको पे करना है, किसी पर्सन को पे करना है, ये आपकी लायबिलिटी है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या मानी जाएगी आपकी, ये आपका माना जाएगा पर्सनल अकाउंट। कैश जो है वो ऑब्वियसली आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो, रियल अकाउंट माना जाएगा। एडजस्टेड परचेज भी आपका जो है वो नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, तो जिसमें आपका सिर्फ नेट परचेज दिखता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको आप निकाल देते हो, आप स्टॉक्स की वैल्यू उसमें से अगर निकाल दो तो वो आपका जो परचेज बचता है उसको आप एडजस्टेड परचेज बोलते हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट को भी हम जो है वो क्या मानते हैं, रियल अकाउंट ही मानते हैं, क्योंकि देखो वैसे अभी तो सारी चीजें डिजिटल है, लेकिन उस टाइम पे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर्स, सारी चीजें फिजिकल में ही मिलती थी। तो इसलिए एक तरह से इसको जो है वो आप क्या बोल सकते हो, रियल अकाउंट बोल सकते हो, क्योंकि ये आपकी असेट है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, किसी पर्सन से आपको पैसे मिलने हैं, तो ये आपका जो है वो क्या माना जाएगा, पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। सेल्स टैक्स पेएबल, ये वर्ड आ गया बीच में, पेएबल, क्योंकि पेएबल है, किसी पर्सन को पेएबल है। पर्सन कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी एक पर्सन है, उसको हमें सेल्स टैक्स पेएबल है, तो इसको हम जो है वो क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट मानेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है, किसी डेटर को आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट अलाउ करना आपके लिए तो नुकसान है, और सारे ही नुकसान को हम जो है वो क्या मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। पेड डेट जो है ये भी आपके लिए नुकसान है, ये भी नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। कैपिटल जो है, कैपिटल, प्रोपराइटर ने आपको पैसा दिया, प्रोपराइटर एक जीता जागता इंसान है, तो उसको आप जो क्या मानोगे, पर्सनल अकाउंट मानोगे। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कौन करके लेके जाता है, प्रोपराइटर करके लेके जाता है, तो अगेन इसको भी क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट ही मानेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट जो है वो आपका किसी पर्सन से आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अगर किसी से रिसीवेबल है, किसी पर्सन से ही रिसीवेबल है,
तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्या, किसी पर्सन ने आपको एडवांस में रेंट पे कर दिया, अब आप उसको सर्विस दोगे, सर्विस क्या दोगे, आपका जो भी इक्विपमेंट है, घर है, जो भी है, वो आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो किसी पर्सन से एडवांस मिल गया, ये आपकी लायबिलिटी है, इसको भी आप जो है पर्सनल अकाउंट मानोगे। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को आपने जो है वो एडवांस में सैलरी पे कर दी, जहां पे पर्सन आ रहा है वो सारे ही अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट माने जाएंगे। बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट, अब जैसे बेड डेट को नुकसान माना था, बेड डेट रिकवर्ड को हम फायदा मानते हैं, और फायदे को हम जो है वो क्या मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट ही मानते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन भी एक तरह से आपका खर्चा है, बस आप जो टोटल एक बड़ा खर्चा करके लेके आए थे, असेट को खरीद के लेके आए थे, उसको आप टुकड़ों में जो है वो क्या कर रहे हो, खर्चा बुक कर रहे हो, और उसको नाम क्या देते हो आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। पर्सनल इनकम टैक्स, प्रोपराइटर का अगर पर्सनल इनकम टैक्स प्रोपराइटर पे कर रहा है तो वो ड्राइंग्स ही मानी जाती है, और ड्राइंग्स को हम अल्टीमेटली क्या मानते हैं, पर्सनल अकाउंट ही मानते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं नहीं कर, कुछ ऐसे हैं जो आपको काम सच नहीं आएंगे और एकदम ही बेसिक है, तो उसमें ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितने क्वेश्चंस मुझे रिलेवेंट लग रहे हैं, दो तीन ही छोड़ूंगा, ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा, तो उसका टेंशन मत लेना। वो आप खुद देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये अच्छा हुआ नहीं कराया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड एक आध क्वेश्चन अपने जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। अब ये जो आपको नेचर ऑफ अकाउंट बताने हैं, वो किसके हिसाब से बताने हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बताने हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपको जो है वो ये सारे अकाउंट्स बताने हैं, तो कर लेते सॉल्व उसको भी। इसका अगर हम फॉर्मेट बनाए तो फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको सबको पता ही होगा। एक सिर्फ एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड करना रहेगा, हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा नेचर ऑफ अकाउंट का, तो बना लेते पहले। यहाँ पे हम लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, नेचर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपका क्या है, December 1, 2022 को अजित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज 4 लाख। अब जब बोला नहीं गया हो कि भाई आप कैश लेके आ रहे हो या बैंक लेके आ रहे हो, तो जनरली कैपिटल वाले एंट्री में हम ये मान लेते हैं कि भाई बैंक लेके आ रहे हैं, क्योंकि आईसीआई भी यही एजम्पशंस पे चलती है। तो इधर एंट्री जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डेट आपकी है 1, एंट्री आपकी बनेगी क्या, पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट करोगे, टू क्या कर दोगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगर मैं इसका नेचर डिस्कस करूं, तो बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट माना जाता है, तो बैंक अकाउंट जो है वो आपका
पर्सनल अकाउंट माना जाता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट माना जाता है। अगर अमाउंट देख ले तो अमाउंट जो है वो आपका 4 लाख था। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री पे चलते। सेकेंड एंट्री क्या पूछ रहे हैं कि December 3 को विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक ₹2000। तो जो उसने जो है वो 2000 रुपये विड्रू किए हैं, कैश विड्रू किया है। अब कैश विड्रू किया मतलब कैश बिजनेस में आया। अच्छा, ये पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करके नहीं जा रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है और जा क्या रहा है, बैंक बैलेंस आपका जो है वो कम हो रहा है। तो एक असेट जो है वो आपकी बढ़ रही है जो कैश है, एक असेट जो आपकी घट रही है जो बैंक है। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कैश अकाउंट जो है वो आपका कौन सा अकाउंट माना जाता है? रियल अकाउंट माना जाता है। और बैंक अकाउंट जो है वो आपका कौन सा अकाउंट माना जाता है? पर्सनल अकाउंट माना। ठीक है। अमाउंट जो है वो कितना था? 2000 रुपये था। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या बोल रहे हैं? तीसरी एंट्री बोल रहे हैं December 5 को ही परचेज्ड गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक ₹15,000। आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री क्या बनेगी? गुड्स परचेज करने की एंट्री जो है वो क्या होती है? आप गुड्स को तो डेबिट नहीं करते हो, आप किसको डेबिट करते हो? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो। तो परचेज अकाउंट आपका जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब परचेज जो है वो जैसे हमने कंक्लूजन निकाला था कि परचेज को अभी के लिए हम जो है वो क्या मान रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट मान रहे हैं। दूसरा जो है बैंक, उसको हम क्या मानेंगे? पर्सनल अकाउंट मानेंगे। नॉमिनल अकाउंट परचेज आपका जो है वो डेबिट हो रहा है कितने से? 15,000 से, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 15,000। तो ये तो आपकी हो गई तीसरी एंट्री। पहले मैं लाइन को थोड़ा बड़ा कर लूँ। ठीक है। अब वैसे यहाँ पे अपने डेट लिखनी है, तो यहाँ पे डेट जो आ जाएगी वो तीसरी तारीख आ जाएगी, और यहाँ पे जो डेट आएगी वो 5th डेट आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। फिर क्या ट्रांजेक्शन है? December 8 को he sold goods for ₹16,000 and received payment through बैंक। गुड्स आप जो है वो बेच रहे हो, 16,000 के गुड्स बेच रहे हो, और आपको जो है वो बैंक से पेमेंट मिल रहा है। पैसा आया और एक इनकम बढ़ी, तो इनकम बढ़ती तो उसको क्या करते? क्रेडिट करते। अगर अभी भी आपको बेसिक्स वाली एंट्रीज में अगर दिक्कत है तो आगे वाला पहला लेक्चर देखना, उसमें अच्छे से हमने सारी चीजें डिस्कस की। ठीक है। तो गुड्स हमने जो है वो सेल्स किए हैं 16,000 के, पैसा जो है वो बैंक से मिला है। तो एंट्री क्या बनेगी? पैसा मिला, बैंक अकाउंट को अपने क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। टू क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट कर देंगे। अब बैंक जो है वो अगेन आपको पता ही है कौन सा अकाउंट है, ये बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। सेल्स जो है वो कौन सा अकाउंट है? सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। अमाउंट में आ जाएगा 16,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो कौन सी डेट को है? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका जो है वो 10th December को है। ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक ₹2500। आप जो है वो फर्नीचर परचेज करके लेके आए, जो एक असेट है, असेट बढ़ रही है, असेट को डेबिट करोगे। पैसा आप जो दे रहे हो किससे दे रहे हो? बैंक से दे रहे हो, ये भी एक असेट है, वो जो है वो कम हो रही है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर जो है वो डेट में 10 तारीख। फर्नीचर जो है वो कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर आपका रियल अकाउंट माना जाएगा। बैंक जो है वो आपका कौन सा अकाउंट माना जाएगा? पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। फर्नीचर जो है वो आप कितने से डेबिट कर रहे हो? 2500 का फर्नीचर आप लेके आए थे, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद he sold goods to अरविंद ₹2400। अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन समझना, यहाँ पे कहीं पे भी कैश की बात नहीं की गई है, और अगर कुछ भी नहीं बोला गया हो तो अपने ये मान लेते कि भी ये कैश सेल्स है, लेकिन पर्टिकुलरली एक पर्सन का नाम दिया गया है हमें। तो अगर पर्सन का नाम दिया गया है तो हमें उस पर्सन को ही यूज करना पड़ेगा, और ये हम मान लेंगे कि भी ये कौन सा सेल्स है? आपका क्रेडिट सेल्स है, आपने उधार पे माल बेचा है। तो 12 तारीख अरविंद को माल बेच रहे हैं, तो अरविंद अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट 2400। तो यहाँ पे डेट में आपका आ जाएगा 12 तारीख। एंट्री क्या बनेगी? अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरविंद जो है वो आपका एक पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। सेल जो है वो आपकी इनकम है, तो इसको अभी के लिए हम क्या मान रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट ही माना जाएगा। और इसकी अमाउंट एक बार देख लेते हैं। अमाउंट आपकी थी 2400। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका जो है वो क्या है? ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत ₹10,000। इधर भी जो है वो आपको किसी पर्सन का नाम दिया गया है जो अमृत है। 10,000 रुपए का हमने उससे गुड्स खरीदा है, और ये कैसे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है, तुरंत पैसा पे नहीं किया है, उधार पे गुड्स जो है वो खरीद के लेके आए हैं। तो 14 दिसंबर अमृत एंड 10,000 रुपए। गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हम डेबिट जो है वो किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो गया, टू अमृत अकाउंट हो गया। परचेज जो है, पहले यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, 10,000 रुपए। परचेज जो है वो आपका कौन सा अकाउंट माना जाएगा? नॉमिनल अकाउंट ही माना जाएगा। अमृत जो है वो क्या है? कोई एक पर्सन है, तो इसको हम जो है वो क्या मानेंगे? पर्सनल अकाउंट मानेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते। 15 दिसंबर रिटर्न गुड्स टू अमृत ₹500। हम अमृत से जो है वो क्रेडिट पे गुड्स खरीद के लेके आए थे। अब यही 10,000 के गुड्स में से हम 500 रुपए के गुड्स जो है वो उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब गुड्स रिटर्न करने की एंट्री जो है वो क्या बनेगी? अगर जब खरीद के लेके आए थे तब परचेस को डेबिट किया था, अमृत को क्रेडिट किया था। अब जब रिटर्न कर रहे हैं तो लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, उतनी अमृत को डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट जो है वो परचेस को नहीं करेंगे। उसको नाम हम अलग देते हैं, क्या? परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट जो है वो अमृत हो जाएगा, सॉरी डेबिट जो है वो अमृत हो जाएगा। डेट है 15 दिसंबर। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 का गुड्स जो है हमने उसको रिटर्न किया है। अमृत में जो है वो क्या आ जाएगा? ये है आपका पर्सनल अकाउंट, और परचेज रिटर्न जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद ₹2300 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो आपने सेल्स किया था उसको 2400 का आपने सेल्स किया था, उससे आपको जो है वो 2300 रुपए मिल रहे इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या कि भाई अब इसके बाद इस
ट्रांजेक्शन के रिलेटेड आपको और कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, 2400 के बदले 2300 मिला, मतलब 100 रुपये आपने जो है वो क्या दिया, डिस्काउंट दिया। किसको? अरविंद को। ये डिस्काउंट अगर आप देते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्काउंट अलाउड। एंट्री जो है वो क्या बन जाएगी, डेट एक बार देख लेते। डेट जो है वो आपके 16 दिसंबर है, तो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट को मैंने जो है वो डेबिट कर दिया। फिर पैसा कितना मिला, 2300, तो बैंक अकाउंट तो उतने से ही डेबिट होने वाला है। ठीक है, हमने उसको डिस्काउंट दिया। अच्छा, पर अरविंद जो है वो आपका इधर डेटर था, कितने से, 2400 से डेटर था। अब उससे और कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, तो अब हमें उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो अरविंद जो है वो यहाँ पे आपका पूरा पूरा क्रेडिट हो गया, कितने से, 2400 से क्रेडिट हो गया। जो डिफरेंस अमाउंट है, ये जो डिफरेंस अमाउंट है 100 रुपये का, ये आपने उसको क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड, मतलब आपने उसको डिस्काउंट दिया। क्लियर? आगे बढ़ते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹1000। हमने आगे वाले लेक्चर में भी समझा था कि भाई गुड्स अदर देन सेल्स कोई भी रीजन से अगर आपका जाता है तो उस केस में आप जो है वो परचेज को क्रेडिट करते हो। अब फिर वो गुड्स वो विड्रॉ करके गया, गुड्स एडवर्टाइजमेंट में आपने यूज कर लिया, या गुड्स जल गया, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स अदर देन सेल्स कोई भी रीजन से जा रहा है तो आप उस केस में परचेज को क्रेडिट करते हो। अच्छा, डेबिट किसको करेंगे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पढ़ने से आपका कैपिटल जो है वो कम होता है। कैपिटल अगर कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फिर उस केस में आपकी एंट्री जो है वो क्या बन जाएगी, पर अमाउंट देख लेते और डेट देख लेते। आपका डेट है 18 दिसंबर, अमाउंट जो है वो 1000 है, एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट में आ जाएगा 1000। ड्रॉइंग्स जो है वो आपका कौन सा अकाउंट है, ड्रॉइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट है। परचेज जो है वो आपका कौन सा अकाउंट है, परचेज आपका नॉमिनल। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका जो है वो क्या है, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹2000। आगे वाले ट्रांजेक्शन में हम जो है वो गुड्स विड्रॉ करके जा रहे थे। अगर कुछ भी बिजनेस से आप विड्रॉ करके जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो आपका आ ही रहा है। प्रोपेटर जो बिजनेस से कुछ भी लेके जा रहा है तो उसको हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में ही डालेंगे। बात ये आती है कि भाई आपको क्रेडिट क्या करना है। आगे वाले ट्रांजेक्शन में गुड्स लेके गए थे तो परचेज को क्रेडिट किया। अब इस ट्रांजेक्शन में जो है वो क्या लेके जा रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में कैश लेके जा रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, डेट है आपकी 20 दिसंबर, अमाउंट है 2000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 दिसंबर, अमाउंट पहले एंट्री कर लेते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट और अमाउंट में आ जाएगा 2000। ड्रॉइंग्स जो है वो कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट है। कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है, कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो आपका 24 दिसंबर को है। ई पेड टेलीफोन चार्जेस ₹110। टेलीफोन चार्जेस जो है वो 110 रुपये अपने पे कर रहे हैं। तो
अब इसको किससे पे कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं, बैंक से पे कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया है। तो अगर आप चाहो तो कोई भी एजम्पशन ले सकते हो, आप बैंक भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या बनेगी 24 डेट को if it telephone charges rupees 110 24 December। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। टेलीफोन चार्जेस जो है वो आपका क्या है, टेलीफोन चार्जेस आपका नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये खर्चा है, और कैश जो है वो क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, ये 110 है, सॉरी मैं गलती से 100 लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, 26 दिसंबर को अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ₹9450। अब यहाँ पे देखना, अमृत से जो है वो हमने परचेस किया था 10,000 का, अब यही 10,000 में से हमने रिटर्न भी तो कर दिया कुछ 500 रुपए का। ठीक है, तो अब मुझे अमृत को नेट नेट पेएबल बचा कितना, तो नेट नेट मेरा अमृत को पेएबल बच गया 9500 का। अब ये 9500 को मैं फुल सेटलमेंट में कैसे सेटल कर रहा हूं, 9450 रुपीज पे करके इन फुल सेटलमेंट। तो 9500 के सामने मैं फुल सेटलमेंट में 9450 पे कर रहा हूं, तो मुझे 50 रुपीज का क्या मिला, मुझे 50 रुपीज का मिल गया डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, 26 दिसंबर अमृत 9450। तो अमृत की लायबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है, तो अमृत अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू क्या कर देंगे, कैश या बैंक जो भी आपको सही लगे, बैंक अकाउंट अमृत, और ये जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आएगा 9450। अमृत अकाउंट में जो है वो कितना जाए, अमृत अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है? उसके बाद 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, 31 दिसंबर को पेड फॉर स्टेशनरी ₹200, रेंट ₹5000, सैलरीज टू स्टाफ ₹2000 फ्रॉम बैंक। ये तीन खर्चे जो है वो अपने पे कर रहे हैं। 200 रुपये का स्टेशनरी, रेंट जो है वो 5000 का, और सैलरी जो है वो 2000 का। तो एंट्री क्या करेंगे 31 दिसंबर, रेंट, सैलरी, तीसरा था स्टेशनरी एक्सपेंस 200, 5000 और 2000। इन सारे ही खर्चों को हमने पे किया है। अब पे किससे किया है, तो आप यहाँ पे कैश भी मान सकते हो, बैंक भी मान सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत, गलती से जो है वो अमाउंट क्रेडिट साइड लिख दिए, तो हम डेबिट साइड लेके आए। और ये टोटल आपका बन गया 7000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देख लेते हैं। सैलरी जो है वो 2000 था, रेंट जो है वो 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स ₹2000।
आपने जो कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, गुड्स अदर देन सेल्स गए, 2,000 रुपये आपके अदर देन सेल्स गए, तो उस केस में 2,000 रुपये के गुड्स आपके अदर देन सेल्स गए, तो उस केस में आप जो परचेज को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डेबिट क्या करोगे। अब ये क्यों कर रहे हो आप, फ्री सैंपल्स आप क्यों दे रहे हो, आप फ्री सैंपल्स दे रहे हो ताकि आपकी एडवर्टाइजमेंट हो। तो इसकी एंट्री जो है वो क्या बन जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो आप डेबिट करोगे टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। ये जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्या था, अकाउंट अकाउंट, और ये कैश जो है वो आपका, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज जो है वो कौन सा अकाउंट है, ये भी अमाउंट एक बार देख लेते हैं। अमाउंट जो है वो कितना था, 2,000। तो ये आपका सम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, बेसिक सम। एक क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच वाला कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच वाला कर दिया। अब थोड़ा बहुत जो है वो अपने समझेंगे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच अपने आगे वाले लेक्चर्स में वैसे ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब सीधा जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कशन करके अपने सीधा सम्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। जैसे कि हमने समझा था कि भी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो है वो क्या होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स। अब यही अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बेसिस पे हमारी जो है मॉडर्न अप्रोच बेस्ड है। मॉडर्न अप्रोच जो है वो क्या बोलता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो कितने हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो आपके, एक तो जो है वो असेट अकाउंट है, दूसरा जो है वो लायबिलिटी अकाउंट है, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा रेवेन्यू अकाउंट जिसको आप इनकम अकाउंट भी बोल सकते हो, चौथा पांचवा एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको आप एक्सपेंस अकाउंट बोल सकते हो, और छठा विड्रॉ अकाउंट जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो सिंपल है कि भी इन सारी चीजों का पहले नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है। इनका नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो, अगर असेट है तो नॉर्मली असेट का जो है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपका कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, नॉर्मली जनरल बैलेंस। फिर अगर आपका रेवेन्यू अकाउंट है तो रेवेन्यू का भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंडिचर जो है उसका जनरल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। विड्रॉ अकाउंट जो है मतलब ड्राइंग्स अकाउंट, उसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब अगर ये सारे अकाउंट जो है वो, फॉर एग्जांपल असेट की बात करें तो असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। इन सारे ही अकाउंट को डेबिट कब कब करना है, तो असेट जब इंक्रीज होगा तब उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तब हम उसको डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट भी जब डिक्रीज होगा तब हम उसको डेबिट करेंगे। रेवेन्यू इनकम जब कम होगी तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। विड्रॉ अकाउंट मतलब ड्राइंग्स जो है वो जब बढ़ेगा तब उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेम तरह से असेट जब जो है वो क्रेडिट कब, ये सारे अकाउंट्स को हमें क्रेडिट कब करना है, तो क्रेडिट जो है वो असेट अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब असेट कम होगा, डिक्रीज होगा। लायबिलिटी अकाउंट जो है वो इंक्रीज कब करना है, जब क्रेडिट कब करना है, जब वो इंक्रीज होगा। कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कब करना है, जब वो इंक्रीज होगा। रेवेन्यू अकाउंट जो है वो क्रेडिट कब करना है, जब वो इंक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट कब करना है, जब वो डिक्रीज होगा। एंड विड्रॉल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कब करना है, जब वो डिक्रीज होगा। इसको मैं और अच्छी तरह से अगर लिखूं तो सिंपल किस तरह से अपने लिख सकते हैं इसको, असेट की बात करते हैं। असेट जो है वो, जब आपका असेट इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट करोगे, जब आपका असेट डिक्रीज होगा तब आप उसको क्रेडिट करोगे।
कैपिटल एंड लायबिलिटीज को मैं एक साथ ही ले लेता हूँ, तो दो कुछ अलग नहीं है खास। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज जो है वो जब इंक्रीज होगा तब उसको आप क्रेडिट करोगे, जब वो डिक्रीज होगा तब उसको आप डेबिट करोगे। फिर ड्राइंग्स की अगर बात करें तो ड्राइंग्स एक तरह से कैपिटल कम होना ही होता है। तो ड्राइंग्स अगर आप जो है वो इंक्रीज कर रहे हो तब उसको आप जो है वो क्या करोगे, डेबिट करोगे। और ड्राइंग्स को अगर आपको रिवर्स करना है, मतलब आप और पैसा लेके आ रहे हो, तो उसको आप जो है वो ड्राइंग्स को कम कर रहे हो तो उस केस में उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फिर बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अभी एक्सपेंडिचर जो है वो जब इंक्रीज होगा तब आप उसको जो है वो क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। जब वो डिक्रीज होगा तब आप उसको क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। इनकम एंड गेन्स, तो इनकम एंड गेन्स जब इंक्रीज होगे तब आप उसको क्रेडिट करोगे, जब डिक्रीज होगे तब आप उसको डेबिट करोगे। अब ये इतने अकाउंटिंग रूल्स आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तो कोई भी अकाउंटिंग एंट्री आराम से बन जाएगी। और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, इक्विटी या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। यही हमारा जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच था। अब जो है वो अपने सम्स पे चलते हैं। कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के भी सम जो है वो हमें करने हैं, तो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मतलब ईयर के स्टार्टिंग की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और उससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है डेवलप करना है। सिंपल है, तो देख लेते फिर आगे क्या लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर एज फॉलोस। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के भी जो है वो आपको कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, उसमें से एक बैलेंस आपका जो है वो मिसिंग है, कैपिटल वाला। फिर क्या पूछा, क्या है रिक्वायर्ड पार्ट, क्या है हमारा, रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। आपको जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और प्रॉफिट कब फाइंड आउट करना है, ईयर एंड पे ही फाइंड आउट करना रहेगा। ईयर के स्टार्टिंग में तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। और फिर हमें जो है वो क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भी ईयर की स्टार्टिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनेगा। तो एक तो ये जो है वो कैपिटल आपको दिया गया है, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, लायबिलिटीज कितनी है, तो लोन जो है वो एक लायबिलिटी है, तो लोन एंड ट्रेड पेबल भी एक लायबिलिटी है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी मार्क हो जाएगी। और बाकी जितनी भी चीजें बच गई है वो सारी ही क्या है, आपकी असेट्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग इक्वेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो है हमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैपिटल तो आपको सीधा सीधा दिया ही गया है। तो कैपिटल जो है वो कितना दिया गया था आपको, कैपिटल आपको जो है दिया गया है 51,000 दिया गया है, ठीक है। कैपिटल आपका आ गया 51,000। फिर अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं, लायबिलिटीज में आपको दिया गया है लोन्स प्लस ट्रेड पेबल्स। तो लोन प्लस ट्रेड पेबल्स में लोन जो है वो आपको दिया गया है 11,500 और ट्रेड पेबल्स आपको दिया गया है 5,700। तो 11,500 प्लस
5,700, तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 11,500 प्लस 5,700, 17,200। ठीक है। और तीसरा आपको जो है वो क्या दिया गया है, असेट्स दिया गया है। तो असेट्स में जो है वो क्या क्या है, तो असेट्स में फिक्स्ड असेट है 12,800 का, इन्वेंट्री 22,600 का, ट्रेड रिसेबल 17,500 का, और कैश इन बैंक जो है वो 15,300 का है। तो ये चारों ही चीज़ें लिख लेते हैं एक बार। असेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश बैंक। फिक्स्ड असेट जो है वो आपका दिया गया है, मेरे सामने क्वेश्चन अभी खुला हुआ है, मैं उसमें से देख ले रहा हूँ। 12,800 प्लस इन्वेंट्री आपको दिया गया है 22,600 प्लस ट्रेड रिसीवेबल दिया गया है 17,500 प्लस कैश इन बैंक जो है वो दिया गया है 15,000। सबका अगर हम टोटल कर ले तो 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,000, तो ये बन जाएगा 68,200। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो भी कैपिटल है प्लस लायबिलिटीज है वो इक्वल टू हो जाएगा क्या, असेट्स। कैपिटल जो है वो कितना है, 51,000 है। लायबिलिटीज जो है वो कितना है, 17,200 है। और असेट्स जो है वो कितना है, 68,000। ठीक है। अब ये तो बात हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब अगर मैं देखूं तो अकाउंटिंग इक्वेशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनेगा। तो एक चीज समझना पहले, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो लायबिलिटीज सारी दी गई है, आपको असेट्स की भी वैल्यूज दी गई है, सिर्फ एक चीज जो है वो आपको नहीं दी गई है। क्या नहीं दिया गया है, कैपिटल नहीं दिया गया। तो सीधी बात है कि मैथमेटिकली आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास तीन में से दो वैल्यूज है तो आप एक चीज तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो कर लेते कैलकुलेट। तो यहाँ पे आपको लायबिलिटीज जो है वो कितना हो जाएगा, लायबिलिटीज में आपकी लोन जो है वो क्लोजिंग में दी गई है 11,500 प्लस ट्रेड पेबल्स आपको दिए गए हैं 5,800। असेट्स में फिक्स्ड असेट जो है वो आपको दी गई है 12,720 प्लस इन्वेंट्री जो है वो 22,900 प्लस ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 17,500 प्लस कैश एट बैंक जो है वो 15,600 आपको दिया गया। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो ये 11,500 प्लस 5,800 ये हो गया 17,300, और ये 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, ये टोटल बन गया 68,720। अब मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है वो कैपिटल नहीं है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स। तो कैपिटल जो है वो कितना है वो नहीं दिया गया है, तो कैपिटल मैं इधर लिख देता हूँ। मेरे पास असेट्स का टोटल वैल्यू है 68,720, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जितनी भी मेरी टोटल लायबिलिटीज़ है। मेरी टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, 17,000। तो मुझे जो है वो क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा 68,720 माइनस 17,300, 51,420। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। अब मुझसे पूछा गया था कि भी आपको जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड आउट करना है। अब उसके पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं कि भी एक फॉर्मेट आपको ध्यान रखना रहता है। फॉर्मेट क्या ध्यान रखना रहेगा,
कि जब आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हो तो किस तरह से अगर आप ओपनिंग कैपिटल से जो है वो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच सकते हो। तो यहां पे लिख देते हैं अगर आपको जो है वो ओपनिंग कैपिटल दिया गया है तो उसमें आप जो है वो क्या करते हो, अगर आपने साल के दौरान अगर कुछ और एडिशनल कैपिटल लेके आए तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे मैं जो है वो एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दूंगा। फिर अगर साल के दौरान अगर आपने कुछ भी ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स को आप यहाँ से क्या करते हो, माइनस करते हो। ठीक है। और अगर साल के दौरान अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को आप जो है प्लस करते हो, और अगर आपको जो है नुकसान हुआ है तो उसको आप माइनस करते हो। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पहले जो प्लस लिखा तो प्लस के लिए क्या, प्रॉफिट, और नुकसान के लिए क्या, लॉस। तो ये करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाता है क्या, इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब चेक करते हैं कि भी हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन सी दी गई है। हमारे पास क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में ओपनिंग कैपिटल है, बिल्कुल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितना है, 51,000 आपको दिख रहा है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हाँ क्लोजिंग कैपिटल भी है। पर क्या हमारे पास ये है, नहीं। हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, हमारे पास ड्राइंग्स भी नहीं है। तो अब जो है वो क्या करेंगे अपने, ओपनिंग कैपिटल हमारा 51,000 था, हमारा क्लोजिंग कैपिटल जो है 51,420 था। अब ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास इतनी वैल्यूज है तो क्या मैं ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मतलब क्या कि मैंने साल के दौरान जो है कितने रुपए कमाए हैं, 420 रुपए कमाए हैं। तो यही मेरा क्या बन गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो क्या हो गया, ये आपका हो गया 400। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका था, अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। मिस्टर द्रविड हैड प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। तो सबसे पहले प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है, पूरे साल के दौरान आपने जो है 5,000 रुपए कमाए। असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये मिसिंग है आपका। साल के स्टार्टिंग में असेट्स कितने थे वो नहीं दिया गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो आपको दिया गया है, साल के स्टार्टिंग के दौरान जो लाइबिलिटीज थी वो है। असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है वो हमें नहीं दिया गया है। असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर हमें नहीं दिया गया है। लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर भी जो है वो हमें नहीं दिया गया है। और एंड में अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपको 35,000 दिख रहा है, और टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, ये ध्यान रखना ये वर्ड क्या बोल रहा है, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल मतलब लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों ही चीजें आपको टोटल दी गई है। वो कितनी दी गई है, 50,000। अब इससे हमें जो है वो तीन मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। अगर मैं बोलूं तो एक फिगर तो आपको सीधा सीधा आंखों के सामने दिख रहा है, कौन सा वाला फिगर। तो अगर आप देखोगे तो टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो क्या होता है, वही तो इक्वल टू टोटल असेट्स होता है। हमने देखा कि भी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का फिगर आपके पास दिख रहा है 50,000। तो यही फिगर जो है वो आपका कौन सा फिगर हो जाएगा, असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो पहला फिगर एकदम सिंपल है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये बोर्ड नोट्स और अलग से आपको जो है वो आंसर, सारी चीजें जो है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, मैं थोड़े ही दिनों में अपलोड कर देने वाला हूँ।
सबसे पहले एक काम हम कर देते कि भी एक चीज हमें जो कैलकुलेट करनी थी, बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा था? बी वाला पॉइंट आपको बोल रहा था असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपके पास जो है वो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल दिया गया है। कितना दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है 50,000। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या? असेट्स। तो इन दोनों का फिगर जो है वो मेरे पास टोटल यहाँ पे है। तो ये मेरे पास कितना है? 50,000 है। ये क्या बन गया मेरा? तो असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो है मेरे को मिल गया 50,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज मुझसे क्या पूछी गई थी? सेकंड चीज मुझसे पूछी गई थी लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको जो है वो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या आपके पास क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया गया था? हाँ, दिया गया था। क्लोजिंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 35,000 आपको ऑलरेडी दिया गया था। क्या आपके पास टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल था? बिल्कुल था। तो अगर टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल में से कैपिटल का अमाउंट निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगी लायबिलिटी। तो लिख लेते इसको भी। सी पार्ट क्या था आपका? लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया गया है 35,000। लायबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी है और असेट्स आपने अभी थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया क्लोजिंग वाला। तो इससे आपको जो है वो लायबिलिटीज मिल जाएगी ठीक है। तीसरी चीज मुझे क्या फाइंड आउट करनी थी? असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास लायबिलिटी है, देखो ये है लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, लेकिन कैपिटल मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है वो नहीं है। बट क्या मैं कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फाइंड आउट कर सकता हूं? जब दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल 35,000 दिया गया और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो कितना दिया गया है? 5,000 दिया गया है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल में से मैं इस प्रॉफिट के अमाउंट को निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा, क्योंकि दूसरी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल जो नहीं है, माइनस ड्रॉइंग्स जो नहीं है, प्लस प्रॉफिट जो है कितना? 5,000। तो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो मतलब क्या? क्लोजिंग कैपिटल माइनस 5,000 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो है वो आपका असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐसे करोगे तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो मेरे पास जो है वो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर मैं अभी क्लोजिंग कैपिटल में से मैं प्रॉफिट का अमाउंट निकाल दूं, मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल मिल जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया गया है 35,000।
इसमें से अगर आप प्रॉफिट का पोर्शन जो है वो 5,000 निकाल दो तो आपको जो है वो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा कितना, 30,000। अब आगे वापस इक्वेशन डालते हैं, बिगिनिंग वाला, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, असेट्स। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, मेरे पास ओपनिंग लायबिलिटी है, तो मेरे को ओपनिंग असेट्स आराम से मिल जाएगा। तो कैपिटल आपको जो है वो कितना दिया गया है, कैपिटल आपको दिया गया है ओपनिंग वाला, अभी हमने फाइंड आउट किया 30,000, प्लस लायबिलिटीज ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में जो है कितनी, 12,000, तो हमें मिल गया क्या, असेट्स। यहाँ पे असेट्स इक्वल टू जो है वो क्या आ गया, 40। क्लियर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, फाउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे तो फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी pertaining to year ended 31st March 2022. Find the unknowns showing computation to support your answer. तो कुछ फिगर्स जो है वो आपको मिसिंग दिख रही है। एक तो कैश वाला फिगर मिसिंग दिख रहा है, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आपको फिगर मिसिंग दिख रहा है, लोन आपको फिगर मिसिंग दिख रहा है, और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपको मिसिंग। इतनी चीजें जो है वो आपको मिसिंग फिगर दिख रही है। अब नीचे अगर आप देखोगे तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि ड्यूरिंग द ईयर सेल्स जो है वो पूरे साल के दौरान आपने 15,55,000 का किया है, और वॉज मेड ऑफ विच ₹15 लाख हैज बिन रिसीव्ड। इसमें से जो है वो आपको 15 लाख रुपए जो है वो मिल चुके हैं। तो इसका एक कैलकुलेशन तो मेरा सीधा सीधा यहाँ पे ही मिल गया कि 15,55,000 का मेरा टोटल सेल्स है, उसमें से 15 लाख रुपए मेरे को मिल गए थे। तो फिर सीधा हिसाब है कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल जो है वो और पैसा मिलना बाकी है, वो कितना बाकी होगा, 55,000। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन तो यहाँ पे ही सीधी खत्म कर देते। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा मिसिंग फिगर क्या है, बी, तो ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, हम 15,55,000 का टोटल हमने सेल्स किया, तो वो 15 लाख को अगर माइनस कर देंगे तो फिर उस केस में वो ट्रेड रिसीवेबल कितना है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या पूछा गया है, दूसरा पॉइंट हमें पूछा गया है कि लोन्स एक तो फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है, और कैश फाइंड आउट करना है। अब पहले एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं कि भाई मशीनरी आपको दिया गया है, अकाउंट पेबल दिया गया है, इन्वेंट्री दिया गया है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल दिया गया है। मतलब इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये जो है वो इक्वल टू क्या है, टोटल असेट्स। तो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल आपको जो है वो टोटल असेट्स दिया गया है। अब उसके बाद आगे क्या दिया गया है, कैश आपको फाइंड आउट करना है, कैश फाइंड आउट करना है। बैंक जो है वो आपको दिया गया है, और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ गया है कितना, 55,000। लोन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और क्लोजिंग कैपिटल भी आपको फाइंड आउट करना है। नीचे क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस बार लॉस हो रहा है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एडिशनल कैपिटल आप जो है वो लेके आए हो।
तो अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर है, और मेरे पास एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स तो है ही नहीं वरना इन्फॉर्मेशन दी गई होती, इन चारों चीजों की मदद से मैं जो है वो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते, तो कर लेते फाइंड आउट। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपका डी वाला पार्ट है। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मेट को ही लेके आते हैं। जैसे ठीक, ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमारे पास दिया गया है कितना, ओपनिंग कैपिटल है हमारा 10 लाख रुपए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 लाख। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हमें दिया गया कितना, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा ड्राइंग्स तो कुछ है ही नहीं तो इधर डैश। प्रॉफिट है या लॉस है, तो लॉस हुआ है पूरे साल के दौरान, और लॉस कितना हुआ है, तो लॉस आपको जो है वो 35,000 हुआ है, और लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस को हम करेंगे माइनस। तो ये करने के बाद आपको जो है वो क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा 10,65,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट हमें क्या पूछा गया है, एक एक करके सारे पॉइंट सॉल्व करते जाते हैं। हमें पूछा गया है लोन्स कितना है आपका क्लोजिंग में। अच्छा, क्या मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल वाला फिगर है? हाँ है। क्या मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल वाला फिगर है? हाँ है। और क्या मेरे पास दूसरी सारी ही लाइबिलिटीज का भी फिगर है? तो दूसरी सारी लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है आपकी, क्या, अकाउंट पेएबल। तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब मैं जो है वो इस लोन को फाइंड आउट आराम से कर सकता हूँ। देखो कैसे। तीसरा पॉइंट आपका जो है वो आएगा लोन का। लोन जो है वो सी पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू दिया गया है मेरे को 14,15,000। ठीक है, अब मेरे पास कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 10,65,000 है, प्लस लाइबिलिटीज में अगर आप देखोगे तो मेरे पास ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स, अकाउंट पेबल वही ट्रेड पेबल्स है जो आपको दिए गए कितने, 1 लाख, प्लस लोन का फिगर मेरे पास नहीं है, ये है मेरे पास 14,15,000। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद मेरे को लोन का जो फिगर है वो मिल जाएगा। लोन का फिगर आ जाएगा 14,15,000 माइनस 10,65,000 माइनस 1 लाख। ये आ गया आपका लोन का अमाउंट, 2,50,000। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, आखिरी पॉइंट। ये हमने ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट कर लिया, लोन्स फाइंड आउट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर लिया। अब जो है वो आखिरी एक चीज बचती है, क्या, कैश। क्या मेरे पास टोटल असेट्स का फिगर है? हाँ, इधर ही तो हमने देखा था कि भाई हमारे पास टोटल क्लोजिंग असेट जो है वो दिया गया है। बाकी सारी असेट्स का फिगर है हमारे पास, बिल्कुल है। तो एक ही फिगर मिसिंग है, कौन सा वाला, कैश वाला। तो उसको अपने आराम से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लेते हैं फाइंड आउट।
कैश, तो टोटल असेट्स जो है मुझे दिया गया है 14,10,000। अब टोटल असेट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले मशीनरी का फिगर है आपको दिया गया है 12 लाख, प्लस अकाउंट्स पेबल तो आपकी असेट नहीं है, इन्वेंट्री आपको दिया गया है कितना 60,000, प्लस आपको बैंक का फिगर दिया गया है उसके बाद 80,000, और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आपने फाइंड आउट कर लिया कितना 55,000। उसके बाद और कोई एसेट नहीं है, सिर्फ एक कैश है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमें मिल गया 14,15,000 इक्वल टू, इन सब को सॉल्व करने के बाद मुझे कैश का फिगर जो है वो मिल जाए, फिर कितना मिलेगा, तो 14,15,000 माइनस 12 लाख माइनस 60,000 माइनस 55,000, कैश आपको जो मिल जाएगा कितना, क्लियर। तो हमें सारे ही फिगर्स जो मिल गए, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो है जीएसटी वाले क्वेश्चन, तो अपने बाद में कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक्स वाला और एक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस तरह से है, अकाउंटिंग एंट्रीज ही हमें करनी है, तो फटाफट जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। तो अप्रैल 1 को जो है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10 lakhs। तो पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या लिखेंगे अपने नंबर 7, जर्नल एंट्रीज द बुक्स रमेश। तो इस क्वेश्चन में हमें जो नेचर ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, एफ इज क्रेडिटर। अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स देखते जाते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 lakhs। तो डेट आपकी दी गई है 1 अप्रैल,
रमेश ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए के साथ, तो कुछ नहीं बोला गया हो तो अभी के लिए अपने इधर मान लेंगे क्या, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये है आपका 10 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आपको जो है वो क्या दिया गया है, सेकंड ट्रांजेक्शन बॉट गुड्स फॉर कैश ₹50,000। गुड्स खरीद रहे हैं 50,000 के, कैश पे खरीद रहे हैं। जब भी गुड्स खरीद रहे हैं तो उसको हम जो है डेबिट करते हैं। डेट आपकी आएगी 3 अप्रैल। परचेज अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये है अमाउंट आपका 50,000। तो आप बैंक भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा जो है वो टेंशन मत। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका ड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000। 5 तारीख को आपने जो है वो कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं 5 अप्रैल। कैश विड्रॉ किया है, बिजनेस में कैश आया, कैश बढ़ा, असेट बढ़ा, तो असेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। उसके बाद अमाउंट जो है वो कितनी है, तो अमाउंट है आपकी 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया गया है, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं कितने का, 1,50,000 का क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं। तो डेटर को डेबिट करेंगे, डेटर का नाम दिया गया है, डेटर का नाम क्या है, कृष्णा। तो एंट्री कर देंगे। डेट है आपकी 13 अप्रैल होगी। कृष्णा अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो है वो कितना आएगा, अमाउंट आपको दिया गया है 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,25,000। क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं गुड्स को, तो परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट ही होने वाला है। इस बार कैश नहीं जा रहा है, लेकिन एक लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, डेट आ जाएगी 20 अप्रैल। परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू, किससे परचेस किया है हमने, श्याम से। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। और अमाउंट में जो है वो कितना आ जाएगा, 2,25,000। के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ₹1,45,000। कृष्णा को हमने जो है वो सेल्स किया था, कितना सेल्स किया था हमने कृष्णा को, आगे अगर आप देखोगे तो आपने जो है वो कृष्णा को 1.5 लाख रुपए जो है वो सेल्स किया था। और उसके नीचे लिखा हुआ है, देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि भी अलाउड हिम डिस्काउंट ₹5,000। तो 1.5 लाख में से हमें 1,45,000 रुपीज मिल गए, 5,000 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया। एंट्री क्या बनेगी समझना, पहले तो डेट है आपकी 24 अप्रैल। कृष्णा से हमें पैसा मिला है, अच्छा पैसा मिला है तो किसको डेबिट करोगे, हो जा भाई ला। बैंक अकाउंट को जो है वो क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे। अच्छा बैंक में पैसे कितने मिले, बैंक में पैसे जो है वो 1,45,000 मिले हैं। और कृष्णा डेटर जो है वो फुल सेटलमेंट में कितना क्रेडिट हो गया, तो ये 1.5 लाख से डेबिट था, अब उससे और कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, तो ये 1.5 लाख से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो बाकी का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, कितना, 5,000। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका पेड श्याम कैश रुपीज 2,15,000। आपने जो शाम को कैश पे किया है 2,15,000 और डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, पर एक्चुअल में ये डिस्काउंट आपको मिला है। जब पेमेंट करने जा रहे हो तब आप जो है वो, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। तो 2,25,000 आपको पे करने थे, आपने पे किए कितने, 2,15,000, 10,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। तो एंट्री क्या बनेगी समझना। डेट है आपकी 28 अप्रैल, श्याम अकाउंट को आप जो है वो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे कितने से, 2,25,000 से। टू ऐसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे, करोगे बैंक अकाउंट आपका कितने से क्रेडिट हो जाएगा, पैसा आपने पे किया 2,15,000 और 10,000 रुपये जो आपने पे नहीं किया वो आपके लिए इनकम हो जा रही है। इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये हो जाएगा कितना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है कैश सेल्स फॉर द मंथ रुपीज 8 लैक्स। आपने जो है वो कैश सेल्स किया है 8 लाख रुपए का, और दूसरे दो ट्रांजेक्शन और किए हैं, पेड रेंट रुपीज 50,000, पेड सैलरी रुपीज 1 लाख। तो इसकी एंट्री जो है वो क्या होगी समझना। सबसे पहले कैश सेल्स की एक अलग एंट्री करेंगे, रेंट और सैलरी जो पे किया है उसकी अलग एंट्री कर देंगे। तो एंट्री एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डेट है आपकी 30 अप्रैल, कैश सेल्स किया है तो कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट कर देंगे। कितना है, 8 लाख रुपए। और इसी में ही दूसरा एक ट्रांजेक्शन है क्या, तो आपने रेंट एंड सैलरी को जो है वो पेमेंट किया है। तो रेंट पे करने की एंट्री जो है वो क्या बनेगी, एंड सैलरी पे करने की एंट्री क्या बनेगी। तो आप जो है वो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे, सैलरी अकाउंट भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पे किया, आप बैंक से भी पे कर सकते हो, कैश से भी पे कर सकते हो, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कैश अकाउंट। तो ये बन गया आपका अमाउंट, रेंट का है 50,000 और सैलरी का है 1 लाख, और कैश में जो है वो कितना आ जाएगा, 1 लाख। क्लियर। तो ये वाला सम भी जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अब एक आखिरी सम जो है वो कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो सीधा जीएसटी पे स्विच हो सके। सम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखोगे तो, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रोस। एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ रुपीज 1 लाख, कॉस्ट रुपीज 75,000 on the evening of Deepavali, and the same was deducted from their salaries in the subsequent month। मतलब क्या कि भी दिवाली के दिन तो जो है वो आपने एम्प्लॉय को बोला कि भी जाओ सैलरी लेके जाओ, सॉरी गुड्स लेके जाओ, जल्द से करो। बट जब आपका सैलरी देने का टाइम आया तब आपने बोला कि भी वो तो हमने पिछले मंथ दे नहीं दी थी आपको,
दिवाली के दिन ही। तो मतलब क्या हुआ कि भी पहले जो आप सैलरी एम्प्लॉयज को दे रहे थे वो सैलरी कैसे देते थे कि भी आप उनको कैश दे देते थे या बैंक से ट्रांसफर करते थे। इस बार सैलरी जो है वो आपने कैश से पे नहीं की है, आपने कैसे पे की है, गुड्स दे के पे की है। गुड्स अदर देन सेल्स गया, गुड्स अदर देन सेल्स कोई भी रीजन से जाता है तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं। अब परचेज जो क्रेडिट होता है, जब परचेज आपने डेबिट किया था तब परचेज को आपने कॉस्ट से ही डेबिट किया था। अब जब उसको क्रेडिट करोगे तो ऑब्वियस बात है कि भी सेल्स वैल्यू से तो क्रेडिट नहीं करोगे ना, तो क्रेडिट किससे करोगे, कॉस्ट से ही क्रेडिट करोगे, तभी जाके सही अकाउंटिंग होगी। अगर आप प्रॉफिट पे कोई चीज बेच रहे हो तो वो तो आपका क्या बन गया, सेल्स बन गया। लेकिन क्या ये आप प्रॉफिट पे एम्प्लॉयज को दे रहे हो, नहीं। आप अगर इसको प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो इसको तो आप सेल्स ही मान लोगे, लेकिन ये आप प्रॉफिट पे नहीं दे रहे हो, आप जो है वो सैलरी के बदले आप ये जो है वो गुड्स उनको दे रहे हो। और परचेस को ही आप जो है वो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और परचेस को अगर क्रेडिट कर रहे हो तो उसको हम कॉस्ट पे ही क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो 1 लाख नहीं आएगा, अमाउंट कौन सा आएगा, 75,000 ही आएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, चलो एंट्री लिख लेते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहली एंट्री जो है वो आप एंट्री करोगे, क्योंकि आपने सैलरी पे की है, सैलरी तो खर्चा ही है, सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और गुड्स जो है वो आपका अदर देन सेल्स गया है, तो क्रेडिट किसको करोगे, परचेज अकाउंट को। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो कितना आ जाएगा, तो अमाउंट आपका आ जाएगा 75,000, क्योंकि आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हो। परचेज को जब डेबिट किया था तभी भी कॉस्ट पे किया था, क्रेडिट करोगे तो भी किस पे करोगे, कॉस्ट पे ही करोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया गया है देख लेते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है, ये पीसी थोड़ा बहुत स्लो है। पेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी रुपीज 18,000। हमने बेसिक्स वाले लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि असेट को इंस्टॉल करवाने तक के, रेडी टू यूज बनाने तक के जो भी खर्चे हैं वो सारे ही अपने असेट की कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 18,000 रुपये आपने मशीनरी को इरेक्ट करने के लिए, खड़ी करने के लिए जो है वो किया है, तो ये भी इंस्टॉल करवाने का ही खर्चा हुआ आपका। तो इस 18,000 को हम क्या करेंगे, असेट की कॉस्ट में ही जोड़ देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, पेजिस यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे आप डेबिट किसको करोगे, मशीन अकाउंट को ही डेबिट करोगे। अगर ये नॉर्मल वेजिस मैंने पे किए होते तो मैं वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देता, पर ये मैंने नॉर्मल वेजिस पे नहीं किए, मैंने ये मशीन को इंस्टॉल करवाने के पे किए। तो मशीन अकाउंट मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 18,000। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर रुपीज 17,000 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। भाई आपने प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे किया है, किससे, पेटी कैश से पे किया है। तो ये आपके लिए जो है वो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, ड्रॉइंग्स माना जाएगा। और किससे पे किया है, पेटी कैश से पे किया है। तो उस केस में एंट्री क्या बन जाएगी, थर्ड एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। और ये कितने से है, आपकी अमाउंट जो है वो 17,000। क्लियर। उसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। आखिरी ट्रांजेक्शन क्या है, तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 2 लाख, he allowed 10% trade discount, rupees 5,000 कैश डिस्काउंट was also allowed for quick पेमेंट। अब पहली बात तो ये कि भी अपने नवीन को जो है वो
नवीन से गुड्स खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए के। ये 2 लाख तो क्या है, एमआरपी है, लिस्ट प्राइस है। लेकिन हमें जो है वो लिस्ट प्राइस पे नहीं दे रहा है, वो किस पे दे रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दे रहा है। और हमें ये चीज पता है कि भी ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो अब एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो इसकी अगर मैं चाहूँ तो 2 एंट्री में इसके टुकड़े में कर सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो एक ही एंट्री में कर सकता हूँ, पर मैं जो है वो 2 एंट्री कर रहा हूँ इसकी। फोर्थ, पहली एंट्री में क्या करूंगा, पहली एंट्री करूंगा कि भाई नवीन से आपने जो है गुड्स खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, 2 लाख माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो 2 लाख % ट्रेड डिस्काउंट, तब ये हो गया 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे अपने, जब नवीन को अपने क्विक पेमेंट करने जा रहे हैं, तुरंत ही पेमेंट कर रहे हैं, तब अपने को नवीन जो है वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो 5,000 कैश डिस्काउंट वाज आल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। तो अब इसकी एंट्री जो है वो क्या करेंगे, तो एंट्री होगी इसकी, नवीन की लायबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है, तो नवीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1,80,000 से, टू कैश अकाउंट, या आप इसको बैंक भी लिख सकते हो। कितना पे कर रहे हैं, तो 1,85,000 माइनस 1,80,000 माइनस 5,000, तो 1,75,000 पे करेंगे। और टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया आपका 5,000। क्लियर। तो ये जो है वो पूरी सारी ही आपकी बेसिक्स सम जितने भी थे, 2-3 सम ऐसे जो एकदम ही बेसिक है, जिसका आंसर शीट में आप देखोगे, सिर्फ नजर घुमाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा। वो यहाँ पे मैं लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूँ, पर वो कभी पूछने भी नहीं वाले, ऑब्वियस बात है। प्लस माइनस करना तो आता है ना, तो बस वो आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो अपने क्या करेंगे, जीएसटी वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये क्वेश्चन बैंक और उसका आंसर और ये लेक्चर की पीडीएफ, ये सारी चीजें जो है वो आपको मुझे मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, तो उसको देख लेना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। वेबसाइट की लिंक, बाकी सारी मॉड्यूल में ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए थे, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड में दी गई है। ठीक है, थैंक यू।